जय हिंद दोस्तों। बीजेपी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में कुछ चुनावी वादे ऐसे भी थे जो वादे कहीं न कहीं पूरे कर लिए गए, जिसमें से आर्टिकल 370 की बात करें जो कि कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी बनकर तैयार हो चुका है। रिसेंटली प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी भी हुई है। लेकिन उसी सीरीज में एक जो अब तक बाकी है, जिसे हो सकता है कि इसे अगले इलेक्शंस के बाद में ये पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रिसेंटली फरवरी के मंथ में ये चीजें कहीं न कहीं एज ए बिल वहां के असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली अनाउंस किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 2022 में एक एक्सपर्ट पैनल जो बनाया गया था, उन्होंने अपना रिपोर्ट देने की बात कही है 2 फरवरी को। और उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट जो असेंबली सेशन होने वाले फरवरी के टाइम में, उसमें 5 से 8 तारीख के बीच में ये प्रेजेंट एज ए बिल किया जा सकता है और कहीं न कहीं इसे एज ए एक्ट बनाकर पास किया जाएगा। आपको बता दें कि ये चीजें कहीं न कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक रहा है, एक इशू बना है, और ये अब तक पूरे हम इंडिया की बात करें तो एक ओनली गोवा ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि उत्तराखंड लाइकली टू पास यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन असेंबली सेशन। और जैसे कि आप पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी देख सकते हैं, और ये बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन था, उन्हीं के अंडर में प्रधानमंत्री श्री जो मोदी है, नरेंद्र मोदी सॉरी, कि जो विजन है खासकर यूसीसी को लाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, इसी के अंतर्गत यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। तो कहानी क्या है, इसको शुरुआत से समझते हैं। पुष्कर सिंह धामी आपको बताना चाहते हैं कि इनका ये मानना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत में जो पीएम मोदी का जो विजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना, और इसकी शुरुआत कहीं न कहीं उत्तराखंड से हो रही है। और क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि ये फरवरी 2022 की बात है, जब स्टेट इलेक्शन था उत्तराखंड में, तो उस टाइम में पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया था कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाला है। और जैसे ही चुनाव जीतते हैं, उसके बाद में इनका फर्स्ट डिसीजन होता है यूसीसी के लिए एक एक्सपर्ट पैनल को बनाना। और इस एक्सपर्ट पैनल की हम बात करें, जिसको लीड कर रही है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई। और ये जो एक्सपर्ट जो पैनल है, 27 मई 2022 को ये बनाया गया था, जिसमें 5 मेंबर है। 5 मेंबर में से जो लीड कर रही है रंजना देसाई, इसके अलावा भी जो चार मेंबर है वो आपकी रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के जज है प्रमोद कोहली, सोशल एक्टिविस्ट एक है मनु गौर, एक्स चीफ सेक्रेटरी और आईएएस ऑफिसर है शत्रुघ्न सिंह, और दून यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेखा दंगवाल। और यहाँ पर पुष्कर सिंह जो धामी है, उनका ये मानना है कि ये जो स्टेप लिया गया है, ये जो डिसीजन लिया गया है, इसके पीछे एक सिंगल पर्पस ये है कि सभी के लिए एक सिंगल कानून है, एक सेम कानून सभी के लिए हो, वो भी सिविल मैटर पर। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये जो एक्सपर्ट पैनल है, जो ड्राफ्ट ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है और ये 2 फरवरी को सबमिट करने वाली, लेकिन इसके पहले ड्राफ्ट सबमिट करने से पहले यहाँ पर जो कमेटी है जो बनाई गई थी, वो 2.5 लाख जो सजेशन है वो रिसीव की है पब्लिक के थ्रू, पब्लिक से, जो मोस्टली कहीं न कहीं लेटर के थ्रू से रिसीव किया गया है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू से रिसीव किया गया है, ईमेल्स के थ्रू से रिसीव किया गया है, रिटन सजेशंस दिए हैं वो भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू से। और इवन की बता दें कि आपको सितंबर लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं 2023 की, जब ये जो कमेटी बनाई गई है, 38 ऐसे पब्लिक मीटिंग करती है अक्रॉस द स्टेट, और पब्लिक इंटरेक्शंस करते हुए जो भी सजेशंस है वो कहीं न कहीं लिया जाता है। और फाइनली ये फरवरी 2 तारीख जो डेट डिसाइड किया गया, जिस दिन फाइनली ये रिपोर्ट सबमिट करने वाली है कमेटी। और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है स्टेट असेंबली में अपकमिंग जो सेशन है फरवरी 5 से लेकर 8, इस बीच में यहाँ पर एज ए बिल प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन एक मन में सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तब से बात कर रहे हैं, ये क्या चीज? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली एक सिंगल सेट ऑफ लॉज है, हम ये कह सकते हैं। एक सिंगल लॉ है जो कि सभी रिलीजन्स के लिए, जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उनके लिए है, जो खासकर जो पर्सनल मैटर होता है, फॉर एग्जाम्पल की मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शंस, इन सब मैटर में एक सिंगल कानून होना चाहिए। आज के टाइम में आपको बता दें कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो कि शरिया पे बेस्ड है, और हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955, ये इसमें आता है। इवन की जो पारसीज है, क्रिश्चियंस है, ज्यूज है, इनके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट है। तो सभी के लिए अलग अलग सिविल लॉज है। इवन की हिंदूज
अगर इंटर का रिलीजियस मैरिज होता है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, तो उसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक कोडिफिकेशन करके एक सिंगल लॉज में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी हम इसमें आगे बात करेंगे किस-किस पॉइंट पर यहाँ बेसिकली फोकस किया गया है। तो यहाँ पर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शंस को लेके यहाँ पर एक सिंगल कोडिफिकेशन की जाती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं कि कहीं हम लोग बाहर से आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं। ये बाकायदा कहीं न कहीं आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में ये मेंशन है, जिसमें लिखा गया द स्टेट शेल एंडेवियर टू सिक्योर द फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 अगर थोड़ी-सी पॉलिटी का आपको नॉलेज होगी तो आपको बता दें कि ये आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आता है और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आपका नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब ये हुआ कि ये जो आपका आर्टिकल 44 है, ये आपका कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं हो, यानी कोर्ट आप इसको अगर इसका उल्लंघन होता है, वॉयलेशन होता है, सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो आप इसे कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है और आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, ये तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट नहीं है। लेकिन इस इनके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो बेसिकली एक चीफ आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, ये बेसिकली स्ट्रेस करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंपॉर्टेंस को लेकर और कहा यह जाता है कि ये जेंडर इक्वालिटी के लिए और जो सोशल एविल्स है, समाज में जो कुरीतियां है, इसको दूर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस टाइम में ये फंडामेंटल राइट्स में रखा जा सकता था, लेकिन जो जिस टाइम में संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 के टाइम में, उस टाइम में ऐसी सिचुएशंस नहीं थी कि ये चीजें कहीं फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि आज के टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्टेटस क्या है। क्या हमारे पास में ऐसे एक्ट हैं जो कहीं न कहीं सिविल मैटर पर एक यूनिफॉर्म कोड के बारे में बात करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास में आज भी है। आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया में एक होता है क्रिमिनल लॉज, एक जो कि आईपीसी, सीआरपीसी डील करती है और ये सभी के लिए एक है। अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसीस हो, जीव्स हो, सभी के लिए क्रिमिनल लॉज सेम होते हैं। लेकिन जो सिविल लॉज की हम जो बात करते हैं, ये लॉज सभी के लिए इक्वल नहीं है। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज है, हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉज है, पारसीस के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जेविस क्रिश्चियनिटी के लिए। तो यहाँ पर सभी सिविल लॉज की हम बात करें तो ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। तो इसके लिए यहाँ पर फिर भी कॉमन कुछ लॉज है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सभी के लिए एक है। जो अगर हिंदू हो चाहे मुस्लिम, एक्ट 1882 ये सभी के लिए है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872 ये सभी के लिए है। और रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं जो मोटर व्हीकल्स एक्ट जो था, ये भी बेसिकली एक सिविल लॉज था और सिविल एक्ट था। और ये सिविल एक्ट जब रिसेंटली जब बात की गई कि इस तरह के इसमें नियम कानून होंगे, तो इसके रिगार्डिंग बहुत एक बड़े लेवल में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इवन की जो भी व्हीकल्स थे, व्हीकल्स को रोका गया, कहीं न कहीं व्हीकल्स लोग जो ड्राइवर थे उसको चलाना बंद कर दिए। ये भी चीज़ें कहीं निकल के आई, तो इसको भी लोग रिफ्यूज़ की, हर स्टेट के जो पब्लिक है इसे कहीं न कहीं रिफ्यूज़ करते हुए आपको नज़र आए होंगे। लेकिन आप बात करें कि इस यूसीसी में जो उत्तराखंड में बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो बात हो रही है, इसमें कौन-कौन सी जो बातें हैं जो कंसीडर की गई हैं और कंसीडर की जानी चाहिए। और फिलहाल इस रिपोर्ट में कुछ बातें जो निकल के आ रही है उस पॉइंट पर बात करें, तो सबसे पहले जो जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है कि यहाँ पर मैन एंड वुमेन यहाँ पर इक्वल है, इस चीज पर बेसिकली फोकस किया गया है। यहाँ पर इस बात पर ही फोकस किया गया है कि जो डॉटर्स होते हैं उनको एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी, यानी कि जो उनके जो पिता की जो प्रॉपर्टीज होती है उस पे सिर्फ बेटा का हक होता है, लेकिन शादी के बाद में बेटी का हक नहीं होता है। इसको लेकर भी यहाँ पर इक्वल राइट्स देने की बात की जा रही है। इवन कि आपको बता दें कि इसमें जो मैरिजेबल एज है वुमेन के लिए 21 की बात चल रही थी, लेकिन अभी इसमें कहा जा रहा है कि ये जो रिकमेंडेशन जिस तरीके से आ रही है कि मैरिजेबल जो एज है वो रिटर्न करना चाहिए 18 ईयर्स, जो अभी रिसेंटली है उसी में ये अभी रिटर्न करेंगे। और इसमें एक बात पर और फोकस किया गया कि जो बेसिकली यहाँ पर पॉलीगैमी है, जो मल्टीपल्स शादी होती है इस्लाम में, इद्दत हो गया, हलाल हो गया, ये सब जो चीजें है ना, इस प्रैक्टिस को लेकर भी यहाँ पर रिजेक्शंस के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट कहीं न कहीं सामने आ रही है कि मुस्लिम वुमेन इसको लेकर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट डिमांड कर रही थी। इस पर भी कहीं न कहीं एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, तो इस पर ही फोकस किया गया। इवन की लिव इन रिलेशनशिप में भी कहीं न कहीं रेगुलेशन करने की बात की जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप आपको बताना चाहते हैं कि शादी से पहले जो मेल फीमेल जो होते हैं, यानी कि जो पार्टनर होते हैं, वो दोनों साथ में रहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि आजकल का जो प्यार होता है वो 2 मिनट मैगी वाला प्यार होता है, तो उस बीच में कहीं न कहीं दरारें आती है, हर 2 मिनट में आता है। तो इसको लेकर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं
तो ये मैंडेटरी आपके लिए होगा कि आप जब से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप वो चीज़ें डिक्लेयर कीजिए। जब आप उस लिव इन रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसे भी आप प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर कीजिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन इसी बीच में बाकी अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो बाकी अदर स्टेट्स जो कि कहीं न कहीं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं उस उनके पॉलिसीज़ के पाइपलाइन में है। तो इस सीरीज़ में गुजरात, असम की बात करें, तो गुजरात रिसेंटली हम बात करें 2022 में यहाँ पर एक एक कमिटी बनाई गई थी, जो बेसिकली इस यूसीसी के जो वेरियस एस्पेक्ट है इसमें देखने के रिगार्डिंग बनाई गई थी। और मे बी इसके रिगार्डिंग भी जो ड्राफ्ट जो कमिटी है, अपने ड्राफ्ट रिसेंटली कहीं हो सकता है कि जल्द ही सबमिट करे। और इसके बाद में आसाम के चीफ मिनिस्टर जो हिमांता बिश्व शर्मा है, इन्होंने भी अपने साइड से ये कहा है कि जो हिंदू एकता यात्रा करीमनगर में जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें इन्होंने स्ट्रांगली ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में बेसिकली हमारी जो पॉलिसी वो रहने वाली है। लेकिन आज के टाइम में हम बात करें, तो गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कहीं न कहीं सबसे पहले 1867 में जब पोर्टुगीज जब इंडिया में थे, तो उस टाइम इन्होंने पोर्टुगीज सिविल कोड लाया था। और ये पोर्टुगीज सिविल कोड जो बेसिकली जब एक्सटेंड किया गया 1869 में, तो एक्सटेंड करते हुए इसे गोवा में तक भी एक्सटेंड किया गया और यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, यानी कि 1869 से यहाँ पर इम्प्लीमेंट है। लेकिन ये पोर्टुगीज सिविल कोड लाया गया था 1867 में, इम्प्लीमेंट हुआ गोवा में 1869 में, और ये आज तक ये बेसिकली रन हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्या कही? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपको मालूम होना चाहिए, 1985 में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, खासकर शाहबानो बेगम केस में, जो कंप्लीट जिसका नाम था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम जजमेंट में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकार को कहा था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। बहुत सारी वेरियस रीजन है। इसके बाद में अगेन फिर 1995 में सरला मुदगल जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा। फिर 2019 रिसेंटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपोलो कॉर्टिन्हो वर्सेस मारिया लुआजा वेलेंटिना परेरा जो केस है, उसमें भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके फेवर में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में। सो इन सब के बीच में आप किस चीज में फेवर करते हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए? और अगर आना चाहिए, थर्ड चीज ये थी, अगर आना चाहिए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में 2.5 लाख जो पब्लिक रिस्पॉन्स लिया गया है इसको लेकर, क्या इस तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए? या फिर एक लास्ट ऑप्शन जो मेरी तरफ से है कि इसे फेज वाइज में, सपोज कीजिए कि मैरिज के लिए पहली बार सिविल कोड के रिगार्डिंग कुछ कानून बना, इसके बाद में इनहेरिटेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो क्या सही होगा? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।